हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। वो किस तरीके से भारत में आए, हम उनके बारे में पूरी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो हमें देखना होगा उनसे रिलेटेड कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्होंने कितनी बार इंडिया पे रेड की और उसके पीछे क्या रीज़न था कि वो बार बार इंडिया पे रेड कर रहे थे। इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। देखो, इसको जब समझे तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आखिर महमूद गजनवी आया कहाँ से और उसके पीछे क्या रीज़न था। ठीक है, तो हमारे सामने पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्यों इंडिया पे अटैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इनके थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊं, जैसे हमने बात की पीछे खलीफा के सिस्टम के बारे में। खलीफा सिस्टम आ गया था और उसमें उमायद खलीफा आ गए थे, अब्बासीद खलीफा आए। उमायद खलीफा का अलग कॉन्सेप्ट था, वो अलग सोच रखते थे कि हमें डायरेक्ट रूल करना है किसी भी रीजन पे, तो कंट्रोल बनाना है हमारा। दूसरे जो हमारे पास आए अब्बासीद खलीफा, अब्बासीद खलीफा, इनका क्या रूल है, इनका क्या थॉट प्रोसेस है। ये कहते हैं हमें इनडायरेक्ट रूल करना है। अब इनडायरेक्ट रूल का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट रूल का मतलब ये हुआ कि जो जिस रीजन में रूलर है, हमें पहली चीज तो इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करना है। ठीक है, इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करना है। मैं हेड हूं, मेन हेड हम हैं, लेकिन जो जिस रूल में, जिस एरिया में या जिस रीजन में रूल करने वाला रूलर होगा, उसको लेजिटिमेसी हम देंगे, उसको लेजिटिमाइज हम करेंगे। ठीक है, मतलब हम सेंट्रल पावर है और हमारे नीचे जो भी रूलर होगा वो सारे हमारे नीचे काम करेंगे, हमारे अंडर काम करेंगे। तो ऑटोमेटिकली, अब ध्यान से सुनना, जो भी रूलर हमसे लेजिटिमाइज होगा, लेजिटिमेसी लेगा, तो वो क्या होगा, लोग उसको अपने आप सुल्तान या रूलर मानना शुरू कर देंगे। उसको अलग से ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं रूलर हूं। जैसे मान लो, सपोज करो किसी भी पोस्ट के लिए 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, और उनमें से एक बंदा जाके खलीफा से रिकॉग्निशन लेके आ गया कि हाँ भाई, मैं खलीफा से कहलवा के आ रहा हूं कि ये रूलर होगा। तो अब उन चारों में से किसी, बाकी के जो 3 है वो अपने आप बैठ जाएंगे, उनको कोई सुल्तान नहीं मानेगा, उनको कोई भी रूलर नहीं कहेगा। रूलर कौन होगा? वो एक जो लेजिटिमाइज होके आया है, जो रिकॉग्निशन लेके आए खलीफा से कि हम तेरे को बना रहे। जैसे बाहुबली में भी देखा ना कि ये होंगे आपके अगले महाराज। बस अब इनको, चाहे बेशक वो छोटे ही है, लेकिन उनको महाराज मान लिया जाएगा। ऐसे यहां से खलीफा जिसको रिकॉग्निशन करेगा, जिसको भी लेजिटिमाइज करेंगे, तो लोग उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे एज ए रूलर। ठीक है, क्लियर? तो अब यहां पे एक पॉइंट को समझना। अब यहां से ऊपर चल रहा है खलीफा, मेन हेड, जो सुप्रीम पावर है वो खलीफा है। इनके नीचे आ रहे रूलर्स। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ध्यान देना इसको। देखिए, अब हमारे पास में आता है कि जो इंडिया वाला रीजन है, अगर मैं बात करूं यहां से, इस तरीके से हम यहां आए तो ये कुछ इस तरीके का पार्ट है। यहां पे हमें ईरान देखने को मिलता है आज के टाइम में। इसमें भी जो रूलर हैं वो तुर्किश रीजन के कुछ रूलर्स हैं जो यहां पे रूल कर रहे हैं। यहां पे एक एम्पायर है जिसका नाम है समानिद एम्पायर, समनिद एम्पायर। ठीक है, इन्होंने अफगानिस्तान वाले रीजन तक अपना होल्ड बना लिया, अपना कंट्रोल कर लिया है। क्लियर? तो ये फैलते जा रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। पूरा जो रीजन है वो इस्लाम धर्म को कबूल कर चुका है। ठीक है, तो लेजिटिमाइज किसको होंगे? ये खलीफा से। तो एक चीज देखना कि इनमें सब में जितने भी रूलर्स होंगे जो इस रीजन में रूल करेंगे, वो सारे के सारे एक ही चीज की होड़ करेंगे कि खलीफा को खुश करो। ध्यान से समझना, जितने भी रूलर्स होंगे वो सारे एक ही कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बस खलीफा खुश होना चाहिए। क्योंकि रिकॉग्निशन कौन देगा भाई? जिसके हाथ में पावर है, आप उसको पैसे पहुंचाते रहो, टाइम पे उसको पैसे पहुंचाते रहो, वो खुश रहेगा, सेंट्रल पावर खुश रहेगी। तो वो आपको रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा है।
जिस दिन आपने पैसे भेजना शुरू कर दिए आपकी लेजिटिमेसी डाउन, आप गिर जाओगे। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे स्टेप चल रहे हैं। इन जितने भी जो भी रूलर्स होंगे वो सारे एक ही चीज की होड़ करेंगे कि कुछ भी हो जाए आपका सामान खलीफा तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिकॉग्नाइज कौन कर रहे हैं? खलीफा। ये स्टेप दिमाग में होना चाहिए आपको, क्लियर। अब कुछ रूलर्स ऐसे हैं जो जिनके, जैसे मान लो सपोज करो राजा मर गया तो उनके नीचे जो उनकी संतान होगी वो जाके गद्दी पे बैठ जाएगी। अगर मान लो सपोज करो ऐसा हो जाए राजा जिसकी कोई संतान है ही नहीं, तो फिर कौन बैठेगा गद्दी पे? तो यहां से अब जो रूलर्स हैं ये क्या करना शुरू करते हैं, ये स्लेव्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, स्लेव्स रखना शुरू कर देते हैं। यहां से एक नई चीज आना शुरू हो जाती है, रूलर अपने लिए स्लेव्स लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो समानिद एम्पायर है इसमें भी अफगानिस्तान वाले रीजन से कुछ स्लेव्स को अपने पास लेके आए कि भाई आप आ जाओ, क्योंकि रूलर का कोई भी जो हेरिडेटरी है वो है नहीं, तो अब इनकी गद्दी को कौन संभालेगा? तो इसके लिए वो अपने पास स्लेव्स लेके आए ताकि वो रूलर का प्रोटेक्शन कर सके। अब एक बात सोचो, जब तक रूलर स्ट्रोंग होगा तब तक ये जो स्लेव है ये इसके अंडर काम करता रहेगा, स्लेव है ये इसके अंडर काम करेगा। और जिस दिन ये रूलर वीक हुआ उसी दिन इसको गिरा देंगे, ठीक है। तो अब बात को ध्यान से समझना, ये स्लेव्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे एज ए सन। तो अब यहां पे अगर मैं तीसरा पॉइंट लिखूं, ऊपर खलीफा है जो हेड है, मेन हेड है, सेंट्रल पावर है, ये रूलर है जो उस रीजन में रूल कर रहे हैं, और इसके नीचे स्लेव है जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, रूलर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो ये 3 स्टेप्स हैं, मेन सेंट्रल अथॉरिटी खलीफा, उनके नीचे रूलर और उनके नीचे स्लेव। अब जो रूलर होगा वो इन स्लेव्स को एज ए सन ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तो कोई संतान है नहीं, तो वो किसको फॉलो कर रहे हैं? स्लेव्स को, ठीक है। तो कुछ स्लेव्स को वो टाइटल देते हैं अमीरी उल उमरा। इसका मतलब क्या है? आप में वॉरियर होने की कैपेबिलिटी है, आप वॉरियर हो एक तरीके से, ठीक है। आप किसी से घबरा नहीं सकते हो, आप में वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है, क्लियर। तो अब यहां पे चल क्या रहा है, ये पॉइंट ध्यान से देखें तो ऐसा ही समानिद एम्पायर में होता है। समानिद एम्पायर में ये अफगानिस्तान वाले रीजन से स्लेव्स को लेके आते हैं जिसका नाम है अल्पगीन, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना। यहां पे जो समनिद एम्पायर है ये लेके आए एक बंदे को एज ए स्लेव, दैट इज अल्पगीन, ठीक है। कहां से लेके आए? अफगानिस्तान वाले रीजन से, यहां पे समनिद वाले एम्पायर रीजन में, ठीक है। कौन लेके आए? रूलर लेके आए। साथ में इसका बेटा है सुबुक्तगीन, ठीक है। दोनों को लेके आए कि चलो भाई आप रूलर की हेल्प करो, ठीक है। जब तक समनिद एम्पायर स्ट्रोंग था तब तक तो ये बैठ के वेट करते रहे कि क्या होगा, कैसे होगा, जो राजा बताएगा उसी तरीके से चलना है। अब जिस दिन समनिद एम्पायर वीक हुआ, उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, तो ये भाई दोनों के दोनों क्या करेंगे? पावर दिखाना शुरू करेंगे। और जब पावर दिखाना शुरू करेंगे तो ये अपने आप को क्या कर देंगे? इंडिपेंडेंट। बात समझ रहे हो? ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देंगे कि भाई राजा था वो तो चला गया, अब कौन है? अब हम हैं। तो ये रूल करना शुरू कर देंगे उस रीजन पे। कौन? अल्पगीन एंड सुबुक्तगीन, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सुबुक्तगीन के लड़का हुआ, दैट इज सन, दैट इज महमूद। जिसको हम गजनी के नाम से जानते हैं, महमूद गजनी जिसको हम बोलते हैं। महमूद कौन है? वो सुबुक्तगीन का बेटा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमारे पास में इसने उस पूरे रीजन पे, अफगानिस्तान वाला जो रीजन है
वहां पे है गजनी, वहां पे है गजनी, और वहां से इसने रूल करना स्टार्ट किया इसने 999 में। अब बात करते हैं महमूद गजनी के बारे में कि क्या है, और पहले हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि वो किस तरीके से आते हैं, उसके बाद हम समझेंगे उनकी रेट्स कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं महमूद गजनी की, गजनी, तो सबसे पहली चीज ये है, ये बेटा है सन ऑफ किसका? सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन, पहला पॉइंट। सेकंड, ये 999 में आते रूल करने के लिए कि हाँ भाई मैं रूल करना शुरू करता हूं। ठीक है? अब क्योंकि इनके दिमाग में क्या है, ये जो गजनी है एक्चुअल में ये इनका कोई टाइटल नहीं है, ये इनका जो वंश है उसके नाम पे इनको गजनी बोला जाता है। क्लियर? अब बात को ध्यान से सुनना। ये भाई मेनली क्या करते हैं जब इंडिया पे अटैक करना शुरू करते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमें एक्सपेंशन करना है। नहीं, इनका मेन काम था कि आपको लेजिटिमाइज करवाना है खलीफा से, और खलीफा को आपको खुश करने। मेन काम क्या करेंगे ये सोचेंगे कि खलीफा बस इनको खुश करना है, इनको हैप्पी रखना है। इनके दिमाग में ये नहीं है कि एक्सपेंशन करना है और हमें बस रूल करना शुरू करना है। नहीं, ये जाएंगे, जहां भी जाएंगे रेड करने जाएंगे, तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है, अब अपने आप को बढ़ाना शुरू करो इंडिया की तरफ, इंडिया वाले रीजन की तरफ। अब इंडिया वाले रीजन की तरफ क्यों? क्योंकि वहां से रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इनको, क्योंकि वहां से ऑलरेडी अरब्स पहले से अटैक कर चुके हैं, तो एंट्री होना शुरू हो चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है? और इस टाइम में इंडिया में यहाँ पे जो इनका फ्रंट है, जहाँ से पंजाब में ये एंटर करना शुरू करेंगे, यहाँ से जो पाकिस्तान वाला रीजन है, पहले पूरा पाकिस्तान वाला जो रीजन है नॉर्थ पाकिस्तान वाला, वहाँ से हिंदूशाही डायनेस्टी जो थी वो वहाँ पे रूल कर रही है। ठीक है? तो हिंदूशाही डायनेस्टी में आपको 4 रूलर्स आपको पता होने चाहिए जिन पर वो बार बार अटैक करेंगे, क्योंकि मेन फ्रंट है वो वहीं है। ठीक है? मेन फ्रंट है वो वहीं से है। पहले दैट इज जयपाल, दूसरे आनंदपाल, तीसरे त्रिलोचन पाल, और चौथे भीमपाल। आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए। ये 4 इनके रूलर्स हैं, हिंदूशाही डायनेस्टी में है, जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। इनके नाम के पीछे पाल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है पाल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, नहीं, ये हिंदूशाही डायनेस्टी के। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अब ये क्या करते हैं, अब इनकी कहानी को समझते हैं। पहले ये 17 टाइम्स इंडिया पर रेड करते हैं, 17 बार इंडिया पे अटैक करते हैं, रेड करते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। मेनली ये क्या करते हैं, मेनली ये जो रेड करने आते हैं तो ये टेम्पल्स को टारगेट करना शुरू करते हैं। समझना, पॉइंट्स को समझना है कि ये क्यों आखिर अटैक कर रहे हैं, टेम्पल्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो भी रूलर होगा वो रूलर अपने आप के रिसोर्सेज को दिखाने के लिए, रिसोर्सेज को या पावर दिखाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम मंदिरों पे करना शुरू करते हैं। मंदिरों में जितना धन होगा वो सारे का सारा, जितना भी उनका रिसोर्स होगा वो लगभग वो मंदिरों में छुपा के रखते हैं या वहाँ पे लगा के रखते हैं। ठीक है? तो ये क्या करेगा, उनके ऊपर अटैक करेगा, उनको लूटेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है? अब जो खास बात है वो सुनिएगा, ये जब भी रेड करने आता है ना तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम, उसी टाइम फ्रेम में ये आता है, उसी टाइम पीरियड में आता है और फिर ये लूट के चला जाता है। जैसे ये विंटर के स्टार्टिंग में आना शुरू करता है, जब सर्दियां आनी शुरू होंगी तब आएगा, एंटर करेगा। उसके बाद जैसे रेनी सीजन आना शुरू होगा ये वापस चला जाएगा। सर्दी आना शुरू होगी तो ये एंटर करेगा और जैसे ही बारिश होने शुरू होगी तो ये वापस चला जाएगा। अब पूछोगे ऐसा क्यों? भाई ये बहुत अच्छा ज्योग्राफी की नॉलेज रखते हैं और इसको पता है पूरी तरीके से कि आप अगर यदि किसी हिल एरिया में जा रहे हो तो किसी पे अटैक कर रहे हो तो कौन सा टाइम सही रहेगा। अब बारिश आ गई,
इसकी पूरे की पूरी आर्मी जो साथ चल रही है इसके साथ में, अब वो उनको कैसे प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब जा रहे हो तो उसको प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। अब बारिश आ गई, अगर मान लो ये नदी में फंस गए तो उसके बाद में तो ये जो सामान लूट के ला रहे हैं आप उसको वापस कैसे लेके आओगे। ठीक है, तो ऐसे केस में ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जिस टाइम में एकदम साफ मौसम हो और इनको जाने में और आने में कोई परेशानी ना हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को वो यूज करते हैं। ठीक है, ये शुरुआत करते इधर से एंटर करना, पंजाब वाले रीजन से एंटर करना शुरू करते हैं, उसके बाद ये हिली एरियाज में जाएंगे, उसके बाद ये प्लेन एरियाज पे जाएंगे, उसके बाद इनका जो लास्ट ट्रेड होगी वो सोमनाथ होती है, सोमनाथ टेम्पल। ये सबको, कन्नौज को, ठीक है, और अगर इनमें बोलूँ थानेसर को, कन्नौज को, परमार डायनेस्टी के ऊपर चंदेल डायनेस्टी को, ये सबको धीरे धीरे रोनते हुए जाएंगे। क्लियर, सेंट्रल इंडिया पे कंट्रोल करते हुए कि भाई बार बार आएंगे तो उनके ऊपर अटैक किया। फिर लास्ट जो इनकी रेड होती है वो सोमनाथ टेम्पल होती है, जिसके ऊपर वो रेड करते हैं। और ये जो जितनी भी इनकी ये जो कहानियां हैं, ये जो रिसोर्स है हमें कहाँ से पता चलता है, तो इनके कोर्ट में 2 ऑथर हुए, कोर्ट में लगा लो। एक ऑथर थे दैट इज फिरदौसी, फिरदौसी जो इनके कोर्ट पोएट हुए, और सेकंड अल बरूनी, एक इनके कोर्ट पोएट और भी है, उत्पी करके इनके कोर्ट पोएट और भी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेनली फिरदौसी और अल बरूनी, इनके रिसोर्सेज से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कब आते हैं, किस तरीके से आते हैं, मेन काम क्या था उनका इंडिया में आना, यहाँ से लूटपाट करना, यहाँ से लूटेंगे, ये लूटेगा और लूट के कहेगा कि मुझे खलीफा को देना है, खलीफा को खुश करना है। मेन चीज़ ये है, लूट के सामान ले जाऊंगा और खलीफा को प्रोवाइड करूंगा एज ए गिफ्ट, तो खलीफा खुश होगा। और खलीफा खुश होगा तो क्योंकि खलीफा खुश हो रहा है तो लोगों का, क्योंकि ये कहेंगे कि भाई ये तो बहुत क्लोज है, खलीफा का क्लोज है, तो लोग इसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये अपना इस चीज़ को लूट करने की प्रोसेस को ये लगातार आगे बढ़ाता रहता है। क्लियर, अब देखते हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट रेड है वो कौन कौन सी है, फिर उसके बाद इनके रिसोर्सेज की बात करेंगे कि किस तरीके से इनके रिसोर्स में बोला गया है और ये किस तरीके से इनके जाने के बाद क्या होता है। क्लियर, चलो मैं बात करूँ इनके कुछ रेड कौन कौन सी है। तो पहली अगर मैं बात करूँ इनके टाइम पीरियड की, सबसे पहले ये 1000 से ये अटैक करना शुरू करते हैं 1000 के टाइम पीरियड में। फर्स्ट रेड ये जो करते हैं इंडिया में दैट इज 1000 पे, और वो कौन है, ये अटैक करता है जयपाल पे। उस टाइम में यहां पे जो हिंदूशाही डायनेस्टी है इसका रूलर है जयपाल, जो फ्रंट में बैठे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर अटैक किया, और उस पर अटैक किया तो इसके साथ बैटल होती है दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ वायनाड, बैटल ऑफ वायनाड, वाई हिंद। ठीक है, बैटल ऑफ वाई हिंद। अब यहां से क्या करता है, गजनवी जीतता है, ये जीतता है, और जीत के यहां से 5 लाख स्लेव्स अपने साथ लेके जाता है। यहां से जब ये बैटल जीतता है तो यहां से 5 लाख स्लेव्स अपने साथ लेके जाएगा। अब कहोगे कि स्लेव्स लेके जाएगा, इसका क्या रीजन हुआ, क्यों? क्योंकि ये लेके गया गजनी में। ठीक है, वहां ले जाके इसने पूरी गजनी को, जो इसका जो एरिया था उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया इन स्लेव्स की हेल्प से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको ले जाके, भाई स्लेव्स है फिर इनको खाना देना पड़ेगा, रिसोर्स देने पड़ेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो इसने वहां पे पूरे गजनी को रिकंस्ट्रक्ट करवाया कि आपको मजदूर मिल गए, आओ अब इनको काम पे लगा दो। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सारी की सारी 17 की 17 रेड्स के बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो जैसे 1008 में
सेकेंड बैटल ऑफ वायनाड, वाय हिंद, बैटल ऑफ वाय हिंद, वो किसके साथ, वो है सेकेंड, दैट इज आनंद पाल, आनंद पाल के साथ। अब इसमें क्या बात है, आनंद पाल इस बैटल में हार जाते हैं। क्यों हारते हैं, जबकि ये अगर मैं बात करूं गजनी की, तो ये घोड़ों पे था और आनंद पाल एलिफेंट्स लेके आ रहे हैं। इसने देखे ही नहीं थे, गजनी ने देखे ही नहीं थे कि इतने बड़े बड़े जानवर जिनके ऊपर बैठ के आ रहे हैं, आनंद पाल बैठे हैं। तो ये पहले डर गए थे कि यार ये क्या है, इससे पहले देखे ही नहीं हमने। लेकिन होता क्या है, फिर भी आनंद पाल हार जाता है। क्यों, तो उसके पीछे रीजन ये था, आनंद पाल के पास जो हाथी थे वो हाथी पागल हो जाते हैं, ठीक है, और उनको सामने वाली आर्मी को जो कुचलना था, कुचलना तो किसको चाहिए, सामने वाली आर्मी को, ताकि उसके लोग कम हो जाएं। लेकिन होता क्या है, हाथी पागल हो गया तो ये अपनी आर्मी के लोगों को कुचलना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आनंद पाल हार जाते हैं और ये सेकंड बैटल खत्म हो जाती है। हार जाते हैं एक तरीके से। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। इसके बाद ये अपने, इसके बाद धीरे धीरे ये एंटर करना शुरू करते हैं और फिर इसको पता चलता है कि मेन जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज टेम्पल्स में है। तो यहां से इसके बाद ये जाना शुरू करते हैं एक ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल। इसने रेड की ज्वालामुखी टेम्पल पे। यहां से बोला जाता है कि ये करीब 7 लाख कॉइन्स ऑफ गोल्ड इसने वहां से उठाए। साथ में 7 मण से ज्यादा, 7 मण, मण क्या होता है, 40 केजीज, 40 किलो का जो हमारे पास में एक ग्रुप होता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को जब आप वेट करोगे, जैसे हम बोल देते हैं 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम बोल देते हैं, उसी तरीके से 40 किलोग्राम को हम 1 मन बोलते हैं। तो ऐसे 7 मन से ज़्यादा गोल्ड उसने वहाँ से उठाया, किसमें से, ज्वालामुखी टेम्पल से, और इसको डिस्ट्रॉय किया। क्लियर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये अगली जो रेड करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, 114 में कन्नौज और थानेसर वाले रीजन पे करते हैं। 114 में थानेसर एंड कन्नौज उस रीजन के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनसे लूटपाट करते हैं। वहां से उनको डिस्ट्रॉय करके गया, उनको खत्म कर दिया, वहां से रिसोर्सेज ली और फिर वहां से गए। उसके बाद 118 में वो अटैक करते हैं और कब, कन्नौज को खत्म कर दिया, पूरी तरीके से कन्नौज खत्म किया। कन्नौज के बाद में उसने विद्याधर, देखा कि विद्याधर ने कन्नौज में जो गवर्नर बैठा हुआ है उसको मारा है। तो फिर ये कन्नौज से निकल के कहाँ पे जाते हैं, किसकी तरफ, सेंट्रल इंडिया की तरफ, चंदेल डायनेस्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि वहां से विद्याधर भाग जाते हैं, विद्याधर यहाँ से भागता है और वो परमार डायनेस्टी के पास में जहाँ पे राजा भोज है उसके पास जाते हैं। राजा भोज फिर उसको मार देते हैं। ये स्टोरी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। ये 1025 में अब इसको धीरे धीरे बताया जा रहा है कि आप सेंट्रल इंडिया की तरफ से होते हुए आप जाइए सोमनाथ में। लास्ट रेड 125 में ये जाते हैं सोमनाथ, जहां से ये गुजरात वाले रीजन में सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते हैं और सोमनाथ टेम्पल को खत्म करते हैं। वहां से लूटपाट करना शुरू करते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया इसको, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जितना भी यहाँ पे सामान था, जितने भी रिसोर्सेज मिले, ये उन सबको निकाल के, मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि ये जिस टाइम में यहाँ से सोमनाथ टेम्पल को लूट के ले जा रहा था तो इसके सामने जो रथ थे, मतलब उनसे सामान, इनसे गोल्ड नीचे बिखरता जा रहा था। रखने के लिए, सामान रखने के लिए इनके पास में ट्रांसपोर्ट की इतनी वो नहीं थी कि हर चीज़ को उठा ले, कि बोल पड़ गया तो पड़ जाने दो, ऐसा नहीं है कि उसको उठाया, नहीं, गिर गया गिर जाने दो, क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, रहने दो। किसी ने भी इसके
एक भी रेड को रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि जितने भी रीजनल रूलर्स थे वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए थे। क्लियर? इसीलिए बोला जाता है यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप यूनाइट हो तो आप बड़ी से बड़ी पावर को भी हरा सकते हो, लेकिन सारे के सारे बिखरे हुए हैं, बहुत सारे छोटे 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 रीजनल रूलर्स हैं जो निकले हुए थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो आज का बना हुआ है वो अभी से नहीं, वो इन रिसोर्सेज से बना हुआ है। क्लियर? अब ये जो स्टोरी है, ये जो सोमनाथ टेम्पल के बारे में बात है, ये लिखी हुई है अल बरूनी ने, इसको एक्सप्लेन किया। अभी तक किसी ने भी इनके बारे में कुछ नहीं बोला था, ऐसा कुछ बताया नहीं था। ठीक है, अब अल बरूनी ये सब चीजें देख रहे हैं और इसने यहां से हाईलाइट किया कि भाई ऐसा कुछ हुआ है सोमनाथ टेम्पल के साथ में, जहां पे गजनी पूरी तरीके से लूटपाट करके गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर गया। इसने यहां पे बोला कि यहां 12 जो ज्योतिर्लिंग है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक सोमनाथ टेम्पल है, और उसमें ये जो ज्योतिर्लिंग है ये हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रॉय कर रहा है कौन? गजनी, उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब वो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसके बाद गजनी टाइटल लेता है या अपने आप को कहता है, एक नाम देता है, दैट इज कॉल्ड बुटसिकन। अब पूछोगे ये क्या है बुटसिकन? बुटसिकन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। ये कहता है कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आइडल्स डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। आपको ये पता होना चाहिए बुटसिकन किसके लिए यूज किया गया था। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, और ये अपनी किस बुक में लिखते हैं? देखिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अल बरूनी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में ये दोबारा से लौट के नहीं आते हैं वापस इंडिया में, ये सब चीजें स्टोरीज लिखी हुई है। अब कुछ इनके कोर्ट में जो ऑथर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। दैट इज, सबसे पहले तो हमारे पास में अल बरूनी। ठीक है, इनके बारे में समझिएगा। अल बरूनी कौन है? अल बरूनी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ये कभी भी इंडिया में नहीं आए। इन्होंने जो भी लिखा वो इंडिया से बाहर रह के लिखा। पहला पॉइंट, इन्होंने जो भी लिखा इंडिया से बाहर रह के लिखा। मतलब ये जब ये जो रेड हुई थी सोमनाथ की, तो ये पंजाब वाले रीजन से ये लिख रहे थे, और इन्होंने बुक लिखी किताब उल हिंद, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि किस तरीके से इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, सोमनाथ टेम्पल को खत्म किया, पूरी तरीके से खत्म किया। ठीक है, वहां से कितना सामान ये लूट के ले गए उनके बारे में इन्होंने अल बरूनी ने हाईलाइट करके लिखा। क्लियर है पॉइंट? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बुक आपको नाम पता होना चाहिए, अल बरूनी की बुक है, जो किसमें? अरबिक सोर्स है, अरेबिक सोर्स। क्लियर? अब इन्हीं के कोर्ट में दूसरे हमारे पास एक ऑथर हुए, जिनका नाम क्या है? पहले तो अल बरूनी, दूसरे सेकंड है फिरदौसी। अब ये क्या है? ये इनके कोर्ट पोएट है, ठीक है। अब इनकी कहानी को सुनना। गजनी कहते हैं कि भाई देखो, मैंने इतना काम किया है, मैंने इतनी लूटपाट की है, मेरी कोई तारीफ तो होनी चाहिए ना, मेरे बारे में कुछ तो लिखो। तो यहाँ पे इन्होंने फिरदौसी को बुलाया और कहा कि मेरे बारे में जितना तारीफ के बारे में मेरी तारीफ की जा सकती है, जितना तारीफ की जा सकती है उतनी करो। इसने कहा ठीक है महाराज। बोले मैं आपको पैसे दूंगा, ध्यान से सुनना, मैं आपको पैसे दूंगा। तो बोले ठीक है, गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, चलो ठीक है मैं लिख देता हूं। तो इसने एक बुक लिखी, शाहनामा, ठीक है, शाहनामा फर्स्ट करके। इसमें गजनी के बारे में इतनी तारीफ की, भर भर के तारीफ, कि गजनी बहुत अच्छा था, उसने इस तरीके से रेड की, उसने इस तरीके से, मतलब उसे हराने वाला कोई नहीं है। अब बात आई, किताब कंप्लीट हो गई, ये गए दिखाई, बोले देखिए मैंने आपके लिए बुक लिखी है और ये लीजिए आपकी तारीफ, पुल बांध दी, आपकी तारीफ हो गई।
तो गजनी ने कहा कि अच्छा। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। तो बोले लाओ मेरे पैसे दो। तो हंसने लग गया। बोले पैसे किस चीज़ के? मैं तो राजा हूँ, किस चीज़ के पैसे? खत्म, चल निकल यहाँ से। बोले देख लो महाराज, याद रखना इस बात को, आज ठीक है मैंने एक बुक लिखी है आपकी तारीफ में, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे दीजिए, काम किए तो पैसे दे दो। उसने इसको भगा दिया। बोले नहीं, आपको कुछ पैसे नहीं मिलने। तो अब क्या होगा? अब ये फिरदौसी वापस गए, क्योंकि अब ये हो गया ना कि यार एक्चुअलिटी जो थी वो तो मैंने बताई नहीं। तो फिर इसने दूसरी बुक लिखी, दैट इज शाहनामा 2। और इसमें इसने इसकी इतनी एक्चुअलिटी बताई सारी की सारी की, किस तरीके से ये रेड, ये लूटपाट करता है। इसमें इसने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया, काफ़ी क्रिटिसाइज किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब ये बुक दोबारा से पब्लिश हो गई, सेकंड बुक पब्लिश हो गई, जिसमें क्रिटिसिज्म मिल रहा है। अब फिर गजनी ने बोला कि यार ढूंढो इनको, कहाँ है फिरदौसी? तब तक ये मर चुके थे और ये बुक पब्लिश हो चुकी थी। तो आपको ध्यान रखना है, शाहनामा नाम से जो बुक है वो फिरदौसी की है, और वो कोर्ट पोएट है किसके? गजनी के। क्लियर? और ये किस में है? तो ये पर्शियन सोर्स है। ये ध्यान रखना आपको, पर्शियन सोर्स। क्लियर? ठीक है, अब इनके बारे में एक लास्ट पॉइंट जान लेते हैं। अब एक बात अगर हम ध्यान से नोट करें तो देखो जरा समझना, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारे पास ये जो फॉरेनर है ये अटैक कर पा रहे हैं। देखो ये जो टाइम पीरियड है 1000 से 1025-26 तक ले लो, इस पीरियड में गजनी ने अटैक किया, ठीक है कोई बात नहीं है। और जब गजनी ने अटैक किया तो ये अफगानिस्तान वाले रीजन से अटैक कर रहे हैं, और फ्रंट मिला हुआ इनको पंजाब। अब बात को समझना, क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट की कड़ी को जो जोड़ेगा वो यहीं से जोड़ेगा। क्या इन्होंने अफगानिस्तान वाले रीजन से पंजाब पे अटैक किया, और अब ये जो अफगानिस्तान में लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, अफगानिस्तान में जो लोग बैठे हैं इनके लिए क्या हो गया कि ये पंजाब तो हमारा ही है, क्योंकि एंट्री कर रहे हैं, इधर कोई रूलर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये रीजन तो हमारा ही है। क्लियर? तो ये इस रीजन को अपना मानने लग गए। अफगानिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान वाला जो आज का टाइम में जो मैप है, हम अगर उसको देखें तो अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहां से नॉर्थ पाकिस्तान, और फिर इंडिया का पंजाब, और ऊपर हम वो जो कश्मीर वाला रीजन है उसको कंप्लीट को मिला दे, तो वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा ही रीजन है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में 1178 में, इस पीरियड में हमारे पास मोहम्मद गोरी अटैक करने आएंगे फर्स्ट टाइम। इस टाइम में ये अटैक करने आएंगे। देखो इसके बीच में, इस टाइम पीरियड में करीब 100 साल का पीरियड है, 150 ईयर्स का पीरियड है। इंडिया के रूलर्स क्या कर रहे हैं? इंडिया में जो रूलर्स हैं, जो रीजनल किंगडम्स हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में, उनके खुद के मसले खत्म नहीं हो रहे, उनकी खुद की लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में 10 टुकड़े टूटे हुए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब एक बात सोचो, यहाँ से राजपूत से निकल के आएंगे और ये कहेंगे कि भाई हमारा कंट्रोल पंजाब पे होना चाहिए। ध्यान से सुनना, यहाँ से ये रूलर्स आएंगे, राजपूत आएंगे जो कहेंगे पंजाब तो हमारा है, यहाँ पे तो हमारा रूल होना चाहिए। जैसे हम चौहान के बारे में पढ़ चुके हैं कि चौहान जाएंगे और वो कहेंगे कि ये तो रीजन हमारा है, यहाँ से तो हमें टैक्स मिलना चाहिए। अब जिसका रीजन जो समझ रहे हैं, कौन समझ रहे हैं? अफगानिस्तान की ये जो लोग हैं, ये जो डायनेस्टी है यहाँ पे, ये समझ रहे पंजाब हमारा है, और ये कह रहे हैं कि हमारे को इसका टैक्स मिलना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इनसिक्योरिटी होगी या नहीं होगी? अफगानिस्तान वाले रीजन में जो रूलर हैं इनको इनसिक्योरिटी होगी, जहाँ पे गुरिड्स बैठे हुए हैं इनको इनसिक्योरिटी होगी कि भाई ये कैसे हमारे रीजन को छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो इस वजह से ये लॉजिक है जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी बाद में चल के, जब आप देखोगे 1191, 1192 पानीपत का बैटल होता है, पानीपत बैटल फर्स्ट, पानीपत बैटल 2, क्यों होता है? उसके पीछे रीजन यही होगा। ये आप आगे चल के देखोगे, जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, समझेंगे कि किस तरीके से वो इंडिया में एंटर कर रहा है, तो आपको ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए।
क्लियर एकदम। तो ये है हमारे पास में गजनवी, किस तरीके से वो इंडिया पे इम्पैक्ट करके गए, किस तरीके से उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को लूटा, इसके बारे में। क्लियर। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आ गया और वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।